नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। मैंने पिछली वीडियो में लोकसभा की शुरुआत की थी और उसमें मैंने लोकसभा की सीटों के बारे में, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में और लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन से या चुनाव से। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चुनाव जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो जिस चुनाव में जनता वोट करती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं और जिस चुनाव में जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा कराया जाता है, इसलिए इनका चुनाव कैसा चुनाव माना जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है। बात करें हम वयस्क मताधिकार की। अब वयस्क किसे कहते हैं? तो 1989 से पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वयस्क माना जाता था। इसका मतलब यह है कि 1989 से पहले वोट देने का अधिकार किसे होता था? तो जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था उसे वोट देने का अधिकार था। लेकिन इसमें बदलाव किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जो वोट देने की आयु है या जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में वोट देने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता है उसे वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट बात करें हम, 18 वर्ष के नवयुवकों ने अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग 9वीं लोकसभा में किया है। इसका मतलब यह है कि 9वीं लोकसभा से पहले जो 8 लोकसभाओं के चुनाव हुए हैं उनमें 21 वर्ष के युवाओं ने वोट की थी, लेकिन पहली बार 18 वर्ष के युवाओं ने कौन सी लोकसभा में भाग लिया था? तो 9वीं लोकसभा में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करें कि जो मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर किया गया था। निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई एक समिति है, इसी समिति की सिफारिश पर मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष। दूसरी बात करें कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो 1971 की जनगणना के आधार पर कराए जाते हैं। इसका मतलब यह है, मैंने बताया था कि लोकसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है और आधार किसे माना है? तो 1971 की जनगणना को माना है। पहले इस 1971 की जनगणना को आधार माना गया था कहाँ तक? 2000 ईस्वी तक। लेकिन 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में और इसको बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया है? तो 2026 तक यथावत कर दिया। इसका मतलब यह है कि इस 1971 की जनगणना को 2026 तक आधार माना जाएगा। किसमें? लोकसभा के चुनाव में। नेक्स्ट बात करें कि प्रथम लोकसभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो फरवरी 1952 में संपन्न हुए थे। और प्रथम लोकसभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? तो 489 सीटों पर हुए थे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो 389। लेकिन प्रथम लोकसभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए? तो 489 सीटों पर हुए। नेक्स्ट बात करें कि लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जमानत राशि कितनी होती है? तो 25,000 रुपये होती है और ये राशि SC और ST के लिए घटकर 50% रह जाती है, यानी 12,500 रुपये RBI में जमा करानी होती है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जमानत राशि कितनी होती है? 25,000 रुपये और SC ST के लिए कितनी होती है? 12,500 रुपये होती है। नेक्स्ट बात करें कि इस जमानत राशि को बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त करना क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करें हम कि लोकसभा के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं? मैंने बताया था जैसे राज्यसभा के विशेष अधिकार होते हैं ठीक वैसे ही लोकसभा के विशेष अधिकार होते हैं। पहला विशेष अधिकार है बजट धन विधेयक। और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बजट कहाँ पर रखा जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में। और अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ रखा जाता है? तो लोकसभा में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और तीसरा विशेष अधिकार है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष, जिसे हम अपरोक्ष भी कह सकते हैं, रूप से होता है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से होता है। ये दोनों शब्द थोड़े से उल्टे हैं। प्रत्यक्ष को अपरोक्ष कहते हैं और अप्रत्यक्ष को परोक्ष कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करें हम लोकसभा के पदाधिकारी। मैंने बताया था जैसे राज्यसभा में पदाधिकारी होते हैं ठीक वैसे ही लोकसभा में भी पदाधिकारी होते हैं। और लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन है? एक अध्यक्ष होता है जिसे लोकसभा स्पीकर कहते हैं,
एक उपाध्यक्ष होता है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93 में मिलता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। दूसरी बात करें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। दूसरी बात करें, लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्यों की तरह शपथ ग्रहण करता है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कोई अलग शपथ नहीं दिलाई जाती है। जैसे लोकसभा के सामान्य सदस्य शपथ लेते हैं वैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है और जो उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यदि पद से हटाना है तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाना होगा और उस प्रस्ताव को लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित कराना होगा और उसी संकल्प द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, स्पीकर को पद से हटाते समय लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाएगा पद से, उस समय पर लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, न कि अध्यक्ष करता है। दूसरी बात करें कि स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। इसका मतलब यह है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष पद पर ना हो या अनुपस्थित हो। दूसरी बात करें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से एक दिन पहले तक होता है। इसका मतलब यह है जब नई लोकसभा गठित होगी उसकी जो पहली बैठक होगी उसके एक दिन पहले तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा अध्यक्ष के शक्ति और कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम है इसका कि लोकसभा की बैठकों का संचालन करना, या हम कहते हैं लोकसभा की अध्यक्षता करता है। दूसरा है लोकसभा से पारित विधेयकों पर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। विधेयक का मतलब है, मैंने बताया था विधि बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है। संसद के 2 सदन होते हैं और उस विधेयक को दोनों सदनों से क्या कराया जाता है? पारित कराया जाता है। तो जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित होगा उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष के होंगे। दूसरी बात करें कि लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार का कार्य भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्धारण भी कौन करता है? स्पीकर करता है। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब जो ये विधेयक हैं इनमें से कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। और धन विधेयक की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 109 में है और धन विधेयक की परिभाषा कितने में? तो अनुच्छेद 110 में। दोनों क्वेश्चन खास हैं। नेक्स्ट बात करें कि सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। सदनों का मतलब है संसद के 2 सदन होते हैं और उन दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और बुलाने को हम आहूत भी कहते हैं, आहूत करना या बुलाना। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें कि प्रस्ताव पर निर्णायक मत देने का अधिकार भी किसे होता है? स्पीकर को होता है। निर्णायक मत का मतलब होता है जब किसी प्रस्ताव पर मतों की समानता हो जाती है, उसके पक्ष और विपक्ष में मत दोनों में बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और निर्णायक मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें कि लोकसभा की बैठक का स्थगन, स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोकना, और इसका स्थगन कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होता है। और गणपूर्ति कोरम क्या होता है कि जब तक लोकसभा में उसके सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। इसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। दूसरी बात करें हम कि लोकसभा का सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है समापन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। लोकसभा की बैठक का स्थगन
लोकसभा का स्पीकर करता है, लेकिन लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एक व्यक्ति और होता है जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ये इसको हम हिंदी में अल्पकालीन अध्यक्ष कह सकते हैं। अल्प का मतलब होता है कम, काल का मतलब होता है समय। बहुत कम समय के लिए एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर या अल्पकालीन अध्यक्ष कहते हैं। अब इसे बनाया क्यों जाता है, किसे बनाया जाता है? तो अल्पकालीन जो अध्यक्ष होता है या जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसका काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। इसका मतलब है जो नई लोकसभा गठित हुई है उसके जो नए निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संसद के सदस्यों की शपथ का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 99 में मिलता है। और संसद के सदस्य हैं तो इसका मतलब है इसमें लोकसभा के भी सदस्य हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हैं। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, मैंने अभी बताया। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जैसे ही ये नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है वैसे ही इसका पद तुरंत ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यसभा का सभापति दिलाता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। दूसरी बात करेंगे हम अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में प्रावधान मिलता है संसद के सचिवालय का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 99 में संसद के सदस्यों की शपथ का प्रावधान है और 98 में संसद के सचिवालय का प्रावधान है। और जो संसद का सचिवालय होता है उसका जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। और जो महासचिव होता है ये एक प्रशासनिक पद है, कोई राजनीतिक पद नहीं होता है। और ये महासचिव स्थायी अधिकारी होता है, अपनी आयु के 60 वर्ष तक पद पर बना रहता है। दूसरी बात करें कि जो संसद का सचिवालय है तो संसद के 2 सदन है तो इसके 2 सचिवालय होंगे। एक लोकसभा का सचिवालय होता है और दूसरा राज्यसभा का सचिवालय होता है। पहले हम बात करेंगे लोकसभा के सचिवालय की। लोकसभा का जो सचिवालय होता है इसका जो प्रमुख होता है उसे लोकसभा का महासचिव कहते हैं और ये वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है। और जितने भी लोकसभा से संबंधित प्रशासनिक काम है वो कौन करता है? तो महासचिव करता है। और लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो MN कौल थे। और लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव है। और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें हम राज्यसभा के सचिवालय की। राज्यसभा का जो सचिवालय होता है इसका जो प्रमुख होता है उसे राज्यसभा का महासचिव कहते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति करता है। और राज्यसभा का जो प्रथम महासचिव है वो किसे बनाया गया था? तो SN मुखर्जी को बनाया गया था। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो VS रमा देवी है। और वर्तमान में राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो PC मोदी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? लोकसभा से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो M अनंत शयनम है। और ये ही लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष बनेंगे, ये दूसरे स्पीकर बनेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है और ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन है? तो PA संगमा है। और दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो UP है। और कितनी सीट है लोकसभा की इसमें? तो 80 सीट है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है किसका? महाराष्ट्र का, इसमें 48 सीट है लोकसभा की। इसके बाद तीसरा नंबर आता है बंगाल का, इसमें लोकसभा की 42 सीटें हैं। और सीटों के मामले में UP पहले नंबर पे है। राज्यसभा की सर्वाधिक सीट भी UP में है, लोकसभा की सर्वाधिक सीट भी UP में है, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें भी UP में है और विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें भी किसमें? UP में ही। दूसरी बात करें कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? तो दिल्ली है। और मैंने बताया था दिल्ली में कितनी सीटें लोकसभा की? 7। और दूसरा नंबर किसका है? तो जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट बात करें कि वर्तमान में लोकसभा का नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। मैंने बताया था कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। दूसरी बात करें हम कि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है जो कांग्रेस के हैं। जैसे एक सत्ता पक्ष का नेता होता है लोकसभा में
वैसे ही एक विपक्ष का नेता होता है। और सत्ता पक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। और विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है। अब विपक्ष का नेता किस दल के सदस्य को बनाया जाता है? तो जो दल या पार्टी लोकसभा की सीटों का 1/10 सीट प्राप्त करती है, उसी पार्टी के किसी एक व्यक्ति को विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि लोकसभा में एससी वर्ग के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में हैं? तो 17 सीट हैं यूपी में, जो सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात करें, लोकसभा में एसटी वर्ग के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में हैं? तो एमपी में। तो एससी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें यूपी में 17 सीट हैं, और एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें एमपी में 6 सीट हैं। इस वीडियो में लोकसभा को हमने कंप्लीट किया है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा।